अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और आज हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के मैदानों से बड़ी एक अहम खबर मौसूल हो रही है, जहां कहा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल भारत की जानिब से अब तस्लीम किया जा चुका है। इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है और हमने देखा कि पाकिस्तान अपने स्टांस पर कायम रहा और कोशिश यही की गई कि किसी न किसी तरह तमाम ही ममालिक को इस हाइब्रिड मॉडल पर एग्री किया जाए। तो इस पर तो हम प्रोग्राम में आगे चलकर बाकायदा एक सेगमेंट भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, जहां पर मुसलसल दूसरी बार भारत को फाइनल में शिकस्त हुई है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुका है। इंग्लैंड के ओवल स्टेडियम लंदन में जारी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से शिकस्त दे दी है, जहां 444 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलियाई टीम ने, जिसके ताक़ुब में भारतीय टीम सिर्फ 234 रन ही बना सकी। अगर हम विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो इनमें से कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो अपनी 50 मुकम्मल कर सका हो। रोहित शर्मा 43 रन बना सके, विराट कोहली 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से नॉर्थन लियोन ने दूसरे इनिंग्स में 4 शिकार किए, जबकि स्कॉट बॉलैंड ने 3 विकेटें अपने नाम की। मिचेल स्टार्क ने 2 और पैट कमिंस ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और भारत की इस हार के बाद हम देख रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया है वो अपनी टीम से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहा है और बार बार यही बात की जाती है कि जिस तरह से आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, यही कहा जाता है कि इंडिया को बहुत बड़े उससे प्लेयर्स मिलते हैं, नया टैलेंट सामने आता है, लेकिन जब इस तरह की सीरीज होती हैं तो भारत को खातिर-खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाता। और अभी इंडियन मीडिया की जानिब से जो हर्जा सराई की जा रही है अपनी ही टीम के खिलाफ, वो भी काबिल दीद है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 469 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 8 विकेट पर 270 रन पर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी थी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 296 रन बनाकर आउट हो गई थी और भारत को एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ऑस्ट्रेलियन जो हैं इस वक्त चैंपियंस बन चुके हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में आगे चलकर भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। तूफानी बारिशों से तबाही, कराची समंदरी तूफान की जद में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई, 2 से 3 हफ्ते अहम करार। भारत को शिकस्त, पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल तस्लीम होने का इम्कान। और लाहौर में बर्फबारी के हसीन नज़ारे भी देखिए न्यू पाकिस्तान में। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां हमने देखा कि 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी और मूसलाधार बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद जाँ बहक हुए। 150 के करीब के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करें तो वहाँ तूफ़ान और बारिशों के बायस होने वाले हादसात में 25, जबकि पंजाब में 4 अफराद जाँ बहक हुए। अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं मौसम की इस सख्ती की वजह से। तो केपी में 136, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसा से 10 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और आंधी के दौरान दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो चुकी है और मज़ीद जो अमवात हैं उनका खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। मनू का रुख करें तो वहाँ 12, लकी मरबत में 3 और कर्क में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की बात करें जहाँ बारिश के बायस हादसात में 3 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हाफिजाबाद में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। ज़िला खुशाब के इलाके नूरपुर थल में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चियाँ जाँ बहक हुई। मुल्क में मौसम की सूरत हाल हम देख रहे हैं कोई इतनी बेहतर नहीं है। अगर हम सिंध की साहिली पट्टी का जिक्र करें तो समुद्री तूफ़ान की इस वक्त जद में है, जहां बहर अरब में बनने वाले समुद्री तूफ़ान, जिसको हाइपर जॉय का नाम दिया गया है, समुद्री तूफ़ान का अगर कराची से जो फासला है वो भी अब ये बताया जा रहा है कि मज़ीद कम हो चुका है। और इस तूफ़ान के बायस शहर में तेज़ हवाएँ चल रही हैं, आंधी है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो ये जो इस वक्त बाइपर जॉय है वो ये कहा जा रहा है कि कराची की तरफ बढ़ रहा है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस तूफ़ान बाइपर जॉय के हवाले से अपना 11वां अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक मशरक़ वस्ता बहर अरब में इंतहाई जो शदीद समुद्री तूफ़ान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतहाई शदीद नौइयत में बदलने वाले इस तूफ़ान का रुख गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान मुसलसल शुमाल की जनूब रहा है। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, उन इत्तलात के मुताबिक समुद्री तूफ़ान 15 जून को केटी बंदर और इंडियन गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफ़ान इस वक्त कराची के जनूब में 760 किलोमीटर, ठट्ठा से
740 किलोमीटर, जबकि उरमाड़ा से ये 840 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस तूफान के मरकज़ और इसके इर्द गिर्द 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो कि एक ख़तरे की घंटी बजा रही हैं। जबकि तूफ़ान के हमरा मौजूद हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा तक तजावुज़ कर रही है। लहरों की बुलंदी इंतहाई गैर मामूली है और बताई जा रही है कि 40 फुट तक इनकी जो बुलंदी है ये रिकॉर्ड की गई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से, उनसे मज़ीद अपडेट्स देंगे। शफकत, ताज़ा तरीन आप क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल है? बाइपर जो है अब कराची से कितने फासले पर है और क्या अभी भी जो तूफ़ान की शिद्दत है वो उसी तरह से बरकरार है? बिल्कुल, देखिए बेपर जो है नाम ही तबाही का है। ये एक बांग्लादेशी लफ्ज है बेपर जो है, जिसका मतलब जो है वो तबाही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना खतरनाक होगा, क्योंकि खलीज बंगाल में बना था और शुमाल की तरफ से ये आ रहा है और बराह रास्त जो है वो कराची से टकराने के इम्कानात इस तूफान के इंतहाई कम है। लेकिन जो भारतीय जो शहर है गुजरात और जो दीगर उसके जो साहली इलाके हैं वहां पर ये आने के जो है टकराने के इम्कानात काफी ज्यादा है। लेकिन इसके असरात जो है वो पाकिस्तान की साहली पट्टी पर भी बेपनाह होंगे। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की जो है वो पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात ने कल जो है उन्होंने बताया कि तकरीबन 700 किलोमीटर का जो फासला इस वक्त इस तूफान का रह गया है और तकरीबन 14 और 15 जून को जो है ये कराची के इस तरफ जो है वो आएगा और इंडिया की जो साहली पट्टी है गुजरात जो साहली शहर है उससे टकराएगा, जिसके बाद जो है वो कराची समेत जो कराची की और बलूचिस्तान की साहली पट्टी है वहां पर जो है वो तेज बारिश हो सकती है। इस पेशनगोई के बाद जो है वो इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई है। तमाम जो साहली पट्टी में इंतजामिया है उनकी छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। अस्पतालों में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। आज जो है वज़ीर सिंध जो है वो भी जो साहली पट्टी है उसका दौरा करने के लिए जा रहे हैं और वहां पर जो इंतजाम जो किए गए हैं उनका जायजा लेंगे। इसके साथ साथ जो कराची के माहिगीर है जो जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए उन भी पाबंदी लगा दी गई है कि किसी किस्म की कोई जो माहिगीर है वो समंदर नहीं छोड़ेगा और समंदर में जो जहाज और जो कश्तियां खड़ी हैं उन्हें तेज जो है वो सख्त रस्से से बांधा जाएगा, मजबूती से बांधा जाएगा। अगर खुदा न खास्ता तूफान की शिद्दत ज्यादा हुई तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जो जहाज खड़े हैं बंदरगाहों पर उन्हें जो है मजबूती से बांधे रखने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ जो तेज हवा की शिद्दत होगी उससे जो हमारा कराची का एयरपोर्ट है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है वो कहा है कि तमाम जहाजों को जो है वो मजबूती तरीके से बांधा जाए और इसके साथ साथ जो भी हिफाजती इक़दाम है वो भरपूर ले जाए ताकि इस नुकसान। शफकत, अभी यही कहा जा रहा है कि कराची के जनूब में है, 760 किलोमीटर दूर है, तो क्या बताया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक कराची तक पहुंचेगा ये तूफान? देखिए ये 14 से 15 जून तक बताया जा रहा है कि कराची में पहुंचेगा और 15 तारीख को जो है अगर सुबह तेज बारिश और हवाओं के साथ जो है वो पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात ने। इस वक्त तकरीबन जो तूफान है वो 700 किलोमीटर दूर है और अपनी पूरी शिद्दत से जो है वो साहिली पट्टी की तरफ आ रहा है। इंडिया की जो गुजरात का जो शहर है उसकी तरफ ये बढ़ रहा है और वहां पर जो है इम्कान किया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बराह रास्त ये तूफान जो है वो टकराएगा। जैसे कि इर्द गिर्द जो हवाएं हैं वो जो तूफान के अतराफ में 160 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चल रही है। जो इस तूफान के बाद जो समंदर में लहरें बन रही हैं उनकी जो हाइट है वो 50 से 60 फुट बुलंद है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि ये तूफान अभी भी जो है वो काफी शिद्दत में होगा। क्योंकि नाम इसका तबाही है, बंगाली जबान का लफ्ज बेपर जो है जिसका मतलब भी तबाही है और पेशेहाबा यही किया जा रहा है कि तूफान अपने साथ काफी जो है वो तबाही लाएगा। जी ठीक है शफकत, तो शहर से हमने देखा कि पहले भी बिलबोर्ड हटाने का हुक्म दिया गया था कमिश्नर कराची की तरफ से। इस वक्त इस काम का आगाज किया गया है क्योंकि इस वजह से भी बहुत से ऐसे हादसा हैं जो रुनुमा होते हैं। देखिए गुज़श्ता रात कमिश्नर कराची की जानिब से
एक मीटिंग में कॉल की गई थी, उसमें तमाम तर जो हिफाजती इंतजाम थे वो लिए जाने की हिदायत की थी। उसमें एक चीज ये भी थी कि तमाम तर जो बिल बोर्ड है वो कराची से हटाए जाए। लेकिन आपको पता चलूं कि जो बिल बोर्ड है वो कराची शहर में इंतहाई अब कम रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समाज के बाद शहर से बेशतर जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड थे वो हटाए दिए गए थे। चंद एक हमें जरूर नजर आते हैं, वो भी आज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद जो ख्याल किया जा रहा है कि तमाम बिल बोर्ड हट जाएंगे। लेकिन कराची में जो है वो मखदूश इमारतें जो है वो काफी ज्यादा है। कल की मीटिंग में बताया गया है कि 450 मखदूश इमारतें हैं कराची में, जिन्हें खाली कराने के अहकाम जो है वो जारी किए गए और आज से ये काम शुरू हो जाएगा, ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो पेश ना आ सके। कराची चूंकि ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर काफी पुरानी इमारतें हैं, 100 साल पुरानी इमारतें भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी इमारतें जो है वो गिर चुकी हैं, तो लिहाजा 450 इमारतों का जो है वो फिगर सामने आया है, जगह खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं और आज से ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम देख रहे हैं बारिशों के सिलसिले की पेशगोई भी मौजूद है, तो क्या बताया जा रहा है? अभी कोई ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है? क्या शहर में कुछ छुट्टी का ऐलान किया गया है इस हवाले से? देखिए, अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। तमाम तर जो काम है वो मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम तर जो काम लोग कर रहे हैं वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां हैं क्योंकि मौसम में गर्मा की तातीलात हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जो है वो मौसम में तातीलात है, गर्मा की तातीलात शुरू हो चुकी है, इसलिए कोई खास छुट्टी का ऐलान तो नहीं किया गया। लेकिन जो इंतजामिया है, सिविल इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया है, वो जो है वो हरकत में नजर आ रही है और हम कहीं देख रहे हैं कि बिल बोर्ड भी उतारे जा रहे हैं। और आज जो है वो जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो 450 इमारतें हैं जो मखदूश करार दी गई हैं, उन्हें खाली कराने के लिए भी जो है आज काम शुरू किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि वो ये इमारतें खाली कर दें और 15 तारीख के बाद जो है वो फिर दोबारा यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। मौसम की शिद्दत जो है इस वक्त काफी ज्यादा है, गर्म मौसम है, हवाएं बंद है, जिसकी वजह से पारा जो है कराची शहर का वो बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर जो है वो तो 35-36 के दरमियान है, लेकिन जो फील लाइक है वो तकरीबन 40 से 44 के दरमियान है, जिससे गर्मी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे कि सूरत हाल के हवाले से। तो कराची के जो शहरी हैं वो सब अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि कहा यही जा रहा है जो वाइपर जॉय है ये अब 15 जून तक कराची की साहिली पट्टी को टच करेगा, क्योंकि बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से ये कराची की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। तो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के आर्किटेक्ट PTI चेयरमैन हैं, शायद ये कहना गलत नहीं होगा, और उनका सियासी वजूद अब ख़त्म हो चुका है या फिर होने जा रहा है। तो 2-3 हफ्ते में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का इंदिया भी दिया गया है। जो लोग पकड़े गए हैं वो सारा कुछ बता रहे हैं, और ये सब कुछ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। निजी TV को उन्होंने इंटरव्यू दिया और वो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद कर रहे हैं, और उनकी पहले से मनसूबाबंदी थी कि यहाँ कौन जाएगा, क्या करेगा, कौन राब्ते करेगा, कौन लोगों को इकट्ठा करेगा और कौन इन तमाम लोगों को लीड करेगा। 9 मई से पहले ये तमाम तर चीज़ें तय की गई थी कि अगर PTI चेयरमैन को अरेस्ट किया जाता है तो फिर PTI का लाया अमल क्या होगा। तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो इस हवाले से तमाम वाक़या बता रहे हैं। जो लाहौर कमांडर हाउस का वाक़या है उसमें यास्मीन राशिद का नाम सामने आ रहा है, महमूद रशीद साहब हैं, हम्माद अजहर हैं और मज़ीद 10-12 लोग भी मुलव्वस हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि चेयरमैन PTI से 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक पूछताछ शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लाहौर में थे। सब्ज़ाज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इब्तिदाई तकरीब से उन्होंने भी बात की और उनका ये कहना था कि 9 मई के मुल्ज़िमान को ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा कोई भी इंसान ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। उधर सानिया 9 मई से मुतालिक एक शरपसंद की शनाख्त और गिरफ्तारी भी कर ली गई है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 4 साल एहतजाज करके हमने PTI को ज़मींबोस किया है। मरीम औरंगज़ेब ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तनकीद की है और कहा कि पहले ये अमरीका पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, फिर अमरीका से माफ़ी मांगते भी दिखाई दिए, फिर लॉबिंग कंपनियां भी बनाई जाती रहीं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले हमने देखा कि फॉर्मेशन कमांडर की मीटिंग में
फैसला हुआ कि सानिया 9 मई के हवाले से जो भी मास्टरमाइंड्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बात की तौसीक अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी करते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आइंदा जो आने वाले दिन है, इसका मतलब फिर एक बहुत बड़ा सियासी भौंचाल तो आ रहा है। जी नसीम साहब, हमें सुन पा रहे हैं? नसीम सिद्दीकी से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि फॉर्मेशन कमांडर की जब मीटिंग हुई है तो उसमें ये साफ अल्फाज में कहा गया कि सानिया 9 मई के जो भी मास्टरमाइंड्स हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो और अभी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट भी सामने आ रही है और वो ये कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में इस हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो जो मुल्की सियासी मंजरनामा है वो किस जानिब बढ़ता है, अब इसका इंतज़ार हर हल्के की जानिब से किया जा रहा है। 9 जून को हमने देखा कि बजट भी पेश कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से और कोशिश शायद यही की गई है कि किसी ना किसी तरह आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए। IMF के पास जो हमारा इस वक्त मुआहदा है उसको किसी तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो जो सियासी मंजरनामा है वो भी तब्दील होता अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, उसमें बेहतरी आती दिखाई नहीं दे रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च हो चुकी है, तमाम PTI के जो मेंबरान हैं वो जहांगीर तरीन को ज्वाइन कर चुके हैं उस पार्टी में और अब देखना है उस पार्टी का फ्यूचर क्या होता है, उनका सियासी लाएअमल क्या होता है। इन फ्यूचर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट करते हैं या फिर अपने ओन पर इलेक्शन लड़ेंगे और इन दोनों पार्टियों को, पूरी PDM को शायद वो टफ टाइम भी दें। तो PTI चेयरमैन के हवाले से जो बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह और बार बार उनका ये कहना है कि जो सानिया 9 मई हुआ है उसके मास्टरमाइंड इमरान खान हैं, उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। तमाम तर जो प्लानिंग की गई थी वो जमान पार्क में बैठकर की गई थी और ये पहले ही तय हुआ था कि अगर PTI चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर क्या लाया अमल होगा, कौन लीड करेगा और क्या कुछ किया जाएगा। तो पुलिस इंटेलिजेंस की जानिब से जो रिपोर्ट भी मुरतब की गई है उसमें भी यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस तमाम तर वाक़े के मास्टरमाइंड हैं। लाहौर की जो सियासी क़यादत है जिसमें हम्माद अज़हर हैं, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद हैं, मुराद रास हैं और भी बहुत से लोग शामिल हैं। तो वो लोग लीड करते रहे हैं, लोगों को उकसाते रहे हैं, बगावत पर उकसाते रहे हैं। तो क्या उन पर बगावत के मुकदमात कायम होंगे, उनके जो मुकदमात हैं क्या फ़ौजी अदालतों में जाएंगे, ये फ़ैसला शायद अभी होना बाकी है। और ख्वाजा आसिफ के इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। चेयरमैन PTI से 9 मई के जो वाक़यात से मुतल्लिक वो इंकशाफात कर रहे हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि PTI चेयरमैन से पूछताछ की जा रही है लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो गिरफ्तारी से पहले उनसे पूछताछ कौन कर रहा है, क्या मामला है। सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी एक बार हमारे साथ मौजूद होंगे। नसीम साहब, फॉर्मेशन कोर कमांडर की हमने देखा जो मीटिंग में फैसला हुआ, उन्होंने कहा सानिया 9 मई के जो मास्टरमाइंड हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। अभी राना सनाउल्लाह भी वही बात करते दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सानिया 9 मई से तो कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। ये बयानात पे सिर्फ बात नहीं चलनी चाहिए। हम देखते थे जब PTI का दौर था तो राना सनाउल्लाह के ऊपर ही 20 किलो हेरोइन का केस डाला गया था और उसकी तहकीक हुई, कोई केस चला नहीं चला। तो ये जो मीडिया ट्रायल है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ जो है ना उसको प्रिवेल करना चाहिए। बिल्कुल ये मामला अदालतों में जाने चाहिए। जो शरपसंद है, जो इस कार्रवाई में मुलविस थे उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह ये बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, जब PTI की हुकूमत थी तो शहजाद अकबर साहब बहुत बड़े केसेस लेके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तो अभी भी हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ देने की तरफ तवज्जो दे। 9 मई का वाकया हो गया, PTI बहुत से बड़े रहनुमाओं ने छोड़ दी है। इमरान खान साहब बिल्कुल इस वक्त अकेले नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उनका इतना खौफ है हुकूमती तर्जुमानों के ऊपर कि सुबह से जो उठते हैं तो वो फिर ये PTI चेयरमैन के बारे में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर अदालतें ये मामलात को देखें और वो फैसला करें तो वो पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर होगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी है और जो गरीब का जो हाल है, तो हुकूमत को चाहिए कि गरीबों को रिलीफ दे और अपनी तमाम तर जो तवज्जो है उसको आवाम को रिलीफ देने में पहुंचाए, ना कि वो हर वक्त जो है वो चेयरमैन PTI की गर्दान को लेके बैठे रहे। 9 मई को जो वाकयात हुए उसको आपने देखा कि आज तक उनके ऊपर जो है मजम्मत हो रही है और कानून अपना रास्ता ले रहे हैं। जो शरपसंद है वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है।
तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाए। ठीक है, तो पुलिस की जानिब से, इंटेलिजेंस की जानिब से जो रिपोर्ट्स मुरतब की गई हैं उसमें मास्टरमाइंड तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है, और उसके साथ साथ जो लाहौर की सियासी क़यादत थी, हमाद अजहर है, उसमें यास्मीन राशिद है, मुराद रास है, महमूद रशीद हैं, एजाज चौधरी और बहुत से नाम भी शामिल हैं। तो आपको लगता है कि इन पर बगावत के मुकदमात कायम होंगे या फिर इनके मुकदमात आप देख रहे हैं कि फौजी अदालतों में जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो फौजी अदालतों में शायद ना जा सके केसेस, लेकिन जिस तरह इनके पास अगर सबूत मौजूद है और आज तकरीबन एक महीना इस बात को गुजर चुका है, तो हुकूमती लोगों ने कितनी चीज़ें जो है वो अदालत में इस किस्म की जमा कराई हैं। अभी वीडियोस से शनाख्त करके जो है वो शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस जो है वो अपना रवैया भी तो देखे ना, कि जिस तरह उन्होंने बिल्कुल लिबर्टी से अगर निकला इतना बड़ा मॉब, तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस सो रही थी। सवाल तो बहुत ज़्यादा उठेंगे जब तहकीकात होंगी, जब आप अदालत में जाएंगे तो जज साहिबान भी बहुत सारे सवालात करेंगे। तो मेरे ख्याल से कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, और जो शरपसंद है जिन्होंने इसकी प्लानिंग की उनको बिल्कुल करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, और अभी इसहाक डार की जानिब से बताया जा रहा है कि हुकूमत जो इलेक्शन के पैसे हैं वो बजट में रख दिए हैं, साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर जो है वो कोई गैर आइनी नहीं है। तो इस बयान को आप किस समत में देखते हैं? शायद इलेक्शन कराना ही नहीं चाह रही अभी गवर्नमेंट? देखिए, मेरे ख्याल से इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो पीडीएम की वजह से ही आया था, कि जो पिछले साल उन्होंने तरीके अदम एतमाद जिस वक्त लाए थे, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही थी, और अगर एक साल उनकी हुकूमत चलने दी जाती तो उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। लेकिन जिस तरह तरीके अदम एतमाद ला के हॉर्स ट्रेडिंग करके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया गया, उसके बाद फिर जिस तरह पीटीआई चेयरमैन के कहने के ऊपर 2 असेंबलियाँ तहलील की गई और आइन की फिर पामाली हुई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए, उस वक्त इन्होंने कोई भी पैसा मुख्तस नहीं किया, सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार किया। जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का काम है उससे उन्होंने रूहगर्दानी की, तो उसका नुकसान पूरे मुल्क को मिल रहा है। इस वक्त आप देखें कि जो भी हालात है सियासी इस्तेहकाम की वजह से, और उसमें पीडीएम बराबर की शरीक है। तो नसीम साहब, अभी सियासी इस्तेहकाम की आप बात कर रहे हैं, एक सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान लॉन्च तो हो चुकी है, आपको क्या लगता है उनका सियासी नजरिया क्या है, या फिर वो गवर्नमेंट की ही बी टीम है, नून लीग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है? साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सियासत छोड़ दी थी, और उनमें से कुछ लोग तो ये भी कहते दिखाई दे रहे थे अगर इमरान खान की जिंदगी में वो पीटीआई छोड़ें तो उनकी पेशानी पर गोली मार दी जाए। फवाद चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा मैं सियासत से कुछ देर के लिए अभी दूरी इख्तियार कर रहा हूं। तो आप क्या समझते हैं कि वो 2-3 दिन बाद दोबारा उन्होंने सियासत शुरू कर दी, इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा? सियासी मुस्तकबिल तो इस तरह के लोगों का तारीख ही होता है। मुझे याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया था, तो बीच में से नेशनल पीपल्स पार्टी निकली थी और बड़े बड़े कदावर उस वक्त के सियासतदान उसमें शामिल हुए थे, लेकिन उसको पजीराई नहीं मिली। और पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा। इसी तरह 1999 में जब मुशर्रफ साहब का मार्शल्ला लगा था, तो नून लीग टूट के काफ लीग बन गई थी, लेकिन आज काफ लीग आपको कहाँ नजर आती? सिर्फ एक खानदान तक है। तो ऐसी बुरे वक्त जो है वो पार्टियों के ऊपर आते हैं और सियासतदानों पे भी आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह सियासतदान फवायद उठाते हैं और आवाम के साथ जो वादे करते हैं, तो उनको बिल्कुल अगर कोई बुरा वक्त आया तो उसमें से गुजरना चाहिए, उस वक्त को गुजारना चाहिए, और इस तरह जो है मफाद परस्ती नहीं दिखानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा पजीराई मिलेगी जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो आइडियलिज्म ज़्यादा चलता है। भुट्टो साहब का करिश्मा आज तक चल रहा है, नवाज शरीफ का करिश्मा आज तक चल रहा है, पीटीआई चेयरमैन को भी लोग पसंद करते हैं, तो पार्टी के सरबराह का जो है वो पसंद होना, अवाम में मकबूल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अभी आप क्या समझते हैं कि आने वाले कितने दिनों में शाह महमूद कुरैशी की जो पीटीआई में जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाएंगी? क्योंकि वाज़े इशारे तो यही हैं कि चेयरमैन पीटीआई को जो सख्त मुल्की कवानीन हैं उनका सामना करना पड़ेगा। पार्टी को कौन लीड करेगा? मुलाकात भी जो हुई है दोनों की, पीटीआई चेयरमैन की और शाह महमूद कुरैशी की, उसके भी नताइज हमने देखा कुछ अच्छे नहीं आए। जो इनसाइड स्टोरी जब सामने आई तो यही पता चला कि कुछ इख्तलाफात हैं दोनों के बीच में। मेरे ख्याल से पीटीआई चेयरमैन ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि इख्तलाफात कोई नहीं थे। उन्होंने कहा 1 महीने की कैद तन्हाई शाह महमूद कुरैशी काट के आए थे, तो मुझसे क्या बात करते या हम क्या मीटिंग करते। लेकिन उससे पहले चेयरमैन पीटीआई ये कह चुके थे कि मेरे बाद जो है अगर मुझे जेल हो जाती है या सजा हो जाती है तो शाह महमूद कुरैशी और या परवेज खटक, 1-2 नाम उन्होंने और लिए थे। लेकिन क्योंकि परवेज खटक साहब भी कुछ अरसे के लिए इस वक्त लग रहा है कि वो सियासी मंजरनामे से हट गए हैं, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी ने तो एक जवां मर्दी से कहना चाहिए, सियासतदान का जिस तरह जेवर होता है, उन्होंने जेल बकवाल शेख रशीद अपने ससुराल वो 1 महीने रहे हैं।
तो हो सकता है कि बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन आने वाले दिनों पीटीआई में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नसीम साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि हम कुछ कंपैरिजन देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। बानी एमक्यूएम ने एक स्टेटमेंट दी, रियासत मुखालिफ, और जो 9 मई को सब कुछ हुआ, आप क्या समझते हैं कि जो एक दोनों का मुकाबला किया जा रहा है, पीटीआई चेयरमैन का और बानी एमक्यूएम का, दोनों रेड लाइन क्रॉस कर गए थे? किसको आप समझते हैं ज्यादा हदें कौन क्रॉस कर गया? देखिए, ये जो 9 मई वाला वाकया हुआ है, ये तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हद क्रॉस हो गई थी। शायद इसका अंदाजा चेयरमैन पीटीआई को भी नहीं होगा कि उस दिन क्या हो जाएगा या क्या हो गया, क्योंकि जब आप कभी अपने मुल्क के शोहदा की जो यादगारें हैं उनके ऊपर हमला करें, फौजी तंसीबात पे अगर हमला करें, तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आपको इख्तलाफात जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह पाक फौज और पाक फौज के जवान पाकिस्तान सरजमीन की हिफाजत करते हैं, जब वो सियाचिन के ऊपर जहाँ पे आम इंसान जा ही नहीं सकता, इंसान नॉर्मल तरीके से सांस नहीं ले सकता, वहां पे बैठ के हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं, वतन पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा हद क्रॉस हो गई थी और मेरे ख्याल से कंपैरिजन नहीं मिलता। गोलाबारी तो देखा आपने कि नेशनल असेंबली में ख्वाजा आसिफ भी करते रहे, नवाज शरीफ गुजरांवाला के जलसे में करते रहे, लेकिन इस तरह का वाकया जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में पहला वाकया और बहुत दर्दनाक वाकया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बजट पेश हो चुका है और आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ खास तो है नहीं। आलमी सतह पर गिरानी है, डॉलर का बेकाबू होना है और IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद के बाद महंगाई किसी आसेब की तरह पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले चुकी है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार की जानिब से कहा गया है कि मुश्किल फैसलों के जरिए मईशत की गिरावट का अमल रुक चुका है। प्लान बी के हवाले से उन्होंने बात की कि प्लान बी अपने पांव पर खड़ा होने के लिए होता है और इस पर पब्लिक में बात नहीं होती, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मजीद वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान की जो आबादी की शरह है वो अलार्मिंग है, बढ़ती आबादी तरक्की की कोशिशों को खा जाएगी। बजट को अपनी शक्ल देने से पहले कारोबारी तबके के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान IMF की तमाम शरात पूरी कर चुका है और अब 9वें जायज़े में इल्तबाह की वजह उनकी समझ से बाहर है। उधर खुरम दस्तगीर कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अमरीका मुखालिफ बयानात की वजह से ये मुआहदा नहीं हो रहा। इसके अलावा जिस तेल का हम सब इंतज़ार कर रहे थे और यही उम्मीद थी कि जब ये रूस से तेल पहुंचेगा तो कुछ सब्सिडीज़ मिलेंगी, तो वो अब रूस से कराची की बंदरगाह पर पहुंच चुका है। और अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में तेल की कीमतों पर क्या असर पड़ता है, लोगों को कितना रिलीफ दिया जाता है। इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आपके वक्त के लिए आम आदमी के आप क्या समझते हैं, आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है, क्या ये बजट मौजूदा हालात के मुताबिक ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हुकूमत की कोशिश ये है कि इस बजट के जरिए एक किस्त मिल जाए कर्जे की, और उसके मिलने के बाद जो बकिया दो किस्से हैं वो हम खुद इनकार कर देंगे, जी हमें नहीं चाहिए। और उसके बाद अगले माली साल में हम IMF के पास जाएंगे एक बड़े कर्जे के लिए 3 साल की मुद्दत के लिए, जो हमारा हक है। उस वक्त जो है वो IMF की जो कुछ शराइत होंगी, तो मेरे ख्याल से हुकूमत की हिकमत अमली ये है कि उस वक्त जो शराइत होंगी उसकी आड़ में इस बजट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां कर दी जाएं, यानी ज़िमनी बजट से भी ज़्यादा तब्दीलियां कर दी जाएं। ये बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई शुबे की बात इसलिए नहीं है कि ये बजट तो पहले ही बेमानी हो चुका है। मैं क्यों अर्ज कर दूं आपको। देखिए, पहले की बात ये है कि इसमें ये कहा गया कि सूबे 650 अरब रुपया जो NFC अवार्ड से मिलता है वो खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वापस कर देंगे ताकि बजट खसारा कम रहे। लेकिन ये इस फैसले में पीपल्स पार्टी शामिल थी 650 अरब की। तो सिंध का जो बजट आया उसमें 100 रुपए का फाजिल होना चाहिए था, उन्होंने 38 अरब का खसारे का दिखा दिया। तो पहले ही 138 अरब का झटका लग गया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत यही चाह रही है कि अगले माली साल में इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होंगी और ये बजट को आप संजीदा नहीं लेना चाहिए। मगर तो अब मैं आपको एक बात अहम बता दूं, जो गलती हो गई है
वो ये थी कि जो इमरान खान साहब ने जो वायदा तोड़ा था फरवरी में, वो सितंबर में खत्म हो रहा था, आपको याद होगा सितंबर 2022 में जी। और उस वक्त हमें एक किस्त मिल चुकी थी। इस हुकूमत को ये चाहिए था कि इसको जो एक्सटेंड कराया उन्होंने जून तक, वो ना कराते, जून में जो है वो उस प्रोग्राम को खत्म होने देते। उसके बाद जो काम अगले साल इनको माली साल में करना है नए कर्जे के लिए, वो हम जो है अक्टूबर में या नवंबर में दरखास्त दाखिल कर देते। उससे ये होता कि जो हमारे रिजर्व्स गिरे, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, ये डिफॉल्ट की पोजीशन आई, उससे हम बच जाते। तो ये जो फैसला किया कि $500 बिलियन इजाफा करके इसमें तोसी कर दी जाए, ये गलत फैसला था। उसके डॉक्टर साहब क्या आप फिर ये कह रहे हैं कि फिर एक और मिनी बजट भी आएगा? 100% आएगा, बड़ा समय में आएगा, बहुत बड़ा। इसलिए मैं आपको वजह आपको बता दूं, एक तो मैंने 650 अरब का झटका तो ये लग गया। दूसरी बात ये कि जब आप बजट देखेंगे तो इसमें वफाक के जो रेवेन्यूज हैं और टैक्स रेवेन्यूज, उसमें जो है आपको पता है सूबों का हिस्सा होता है NFC वार्ड के बाद, उसमें हमारे पास बच रहे हैं 6,900 अरब रुपए वफाक के पास, और सूद अदा करना है 7,300। तो यानी जो वफाक के पास पैसे हैं उसमें से तो सूद ही अदा नहीं होता, तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा? तो इसका मतलब लाजमन ये है कि हमें इसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां करनी पड़ेंगी और जल्दी करनी पड़ेंगी अगले माली साल। तो डॉक्टर साहब फिर इसका मतलब ये इलेक्शन बजट है? देखिए, ये इलेक्शन बजट नहीं है, ये बजट है कि हमें IMF से मुमकिना तौर पर एक किस्त मिल जाए $1.1 अरब की, क्योंकि उसमें कोशिश ये की है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे IMF नाराज हो। और अभी वज़ीर आज़म साहब ने 1 घंटा बात की है, कोई मामूली बात नहीं है, हमारा बड़ा मुल्क है। अगर 1 घंटा वो IMF से बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर से $1.1 अरब की किस्त के लिए, तो सारी इनकी कोशिश है। वो मिलता है नहीं मिलता है एक अलग बात है, हुकूमत कोशिश यही कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बजट होता है जो जेब में पैसों को देकर बनाया जाता है, पैसे हमारे पास है नहीं, फिर भी हम सब्सिडीज दे रहे हैं, तनख्वाहदार पेंशन में हम इजाफा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये अमल ठीक है? ये सियासी फायदे के लिए तो हो सकता है, लेकिन इन लॉन्गर रन मैशत के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, आवाम की तकालीफ को देखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने पेंशन में और उसमें तनख्वाहों में इजाफा किया है, तो आप ये देखें, जब आप बरामद कुनंदगान को दे रहे हैं, टैक्स चोरी होने दे रहे हैं, शाना अखराजात कर रहे हैं, तो ये तो देना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जेब के पैसे से नहीं दिया जाता बजट होता है अगले साल के एस्टिमेट्स। ये बजट ये कोई प्राइस है। हुकूमत को ये तवक्को है कि अगले माली साल में इतने हमें टैक्स आएंगे, इतने टैक्स रेवेन्यूज आएंगे। इसमें उन्होंने IMF से जो रकम मिलनी है अगले माली साल में नए वो भी रखा है। तो ये वो एस्टिमेट्स हैं अखराजात के और आमदनी के। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि इसमें, जैसे मैंने कहा, आपको इजाफा करना पड़ेगा। मिनी बजट से बड़ा बजट आएगा अगले माली साल, ताकि हमारा इशत चले। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह हमारे हमसाया ममालिक हैं, अगर हम भारत की मिसाल ले लें तो IT के शोबे में बड़ी तरक्की वो कर रहे हैं। अब हुकूमत ने भी IT के शोबे को स्मॉल बिजनेस का दर्जा देने का ऐलान किया है। आपको लगता है इससे IT के शोबे में बेहतरी आएगी, एक बहुत बड़ा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं, जिस तरह भारत भी कर रहा है? देखिए, बात ये थी कि एकदम कोई चीज़ नहीं होती। पहली तो आप ये अप्रिशिएट कर लें, जो भी बजट में शिकायतें हों वो अपनी जगह, ये अप्रिशिएट कर लें कि इस हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया कि टेक्सटाइल के अलावा भी कुछ करना है। अभी तक तो हम टेक्सटाइल और चमड़े पे लगे रहे। अब लेकिन आप चाहें कि एक साल में कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, तो नहीं आएगी। ये एक मुस्बित कदम है। हमें अगर एक्सपोर्ट बढ़नी है तो या तो IT से बढ़ेंगी या इंजीनियरिंग से बढ़ेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं इसको खैर मकदम करता हूँ, अच्छा है। लेकिन इस पर एक्टिवली फिर काम होना चाहिए। ये एलोकेशन करके भूल ना जाएं, बल्कि इसकी मॉनिटरिंग करें और इसके नतीजे आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अचानक नहीं आएंगे। अचानक कोई भी चीज़ नहीं हुआ करती। एक मुस्बित कदम है, इसको मेरे ख्याल से हम जो है इसकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये सुपर टैक्स के हवाले से बड़ी बात हो रही है, इस पर बड़ा शोर है। इसको जरा थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा हमारे लिए, किन लोगों पर ये लागू होता है क्या? देखिए, ये है उन लोगों पर है, उन इदारों पर है जिनकी आमदनी बेतहाशा ज्यादा है। हुकूमत ने ये कहा कि वो हिस्सा डालें, उसूलन तो ये सही है। अब कानूनन इस पर बहुत सी बड़ी पेचीदगियां आ जाएंगी कि भाई ये तो है, ये शायद कोर्ट कहेगी, शायद कह दे कि ये गैर कानूनी है। असल मसला क्या है? मुस्लिम लीग नून का जो मंशूर है, मैं आपको बता दूं, उससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। उसके अल्फाज में आपको बताऊं वो क्या कह रहे हैं। वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफेद होने से रोकेंगे। ये 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर इस पर अमल कर लेते तो हमें कोई 7,000 अरब रुपया इस साल ज्यादा मिलता कानून के मुताबिक उन लोगों से जिनकी आमदनी ज्यादा है। और ये इस किस्म का ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी।
लेकिन जो लोग दौलत कमा रहे हैं उनको चाहिए अदालत में जाने के बजाय मुल्क की मदद करें कि इस मुल्क ने उनको दौलत कमाने का मौका दिया है, तो उनको चाहिए कि ये दे दें। लेकिन हुकूमत का ये फर्ज है कि वो हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाए, तो जो लाखों लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे लें, तो बेहतर कदम वही होगा। लेकिन ये कि ये इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं, इनको अदालत में जाने के बजाय खुश दिली से दे देना चाहिए। ठीक है, और इनकम टैक्स में भी हम देख रहे हैं कोई इजाफा नहीं किया गया, सनती शोबे के लिए भी कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं, तो इसके अलावा भी कुछ शोबों में रिलीफ दिया गया है। इन रिलीफ को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि ये रिलीफ बहुत मामूली है, और लेकिन आवाम पर बोझ बहुत बढ़ने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस बजट को संजीदगी से लेने के बजाय इस बजट को हमें ये देखना चाहिए कि अगले माली साल में जो कुछ बड़ा बजट आने वाला है उसको मुनसिफाना कर दें, यानी जिसकी आमदनी ज्यादा उस पर लें, और अखराजात को कम करने की जरूरत है जो हम नहीं कर रहे। इसलिए कि आप कैबिनेट का साइज देख लें, शाना अखराज देख लें। मगर अगर आपके पास टाइम है तो मैं एक बात आपको बताऊं, इस वक्त असल एक तो है IMF का मसला, दूसरा एक इसमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है। वो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफे हुआ कि बरामदात का जो आपका हदफ है वो कम है और रेमिटेंसेस का ज्यादा है। ऐसा कभी दुनिया में होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं इसलिए कि रेमिटेंसेस से तो महंगाई बढ़ती है और टैक्सों की जो है वो आमदनी कम होती है और वो पैसा वापस चला जाता है। ठीक है, तो हमारे, अगर मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ कि पिछली 2 हुकूमतों ने ये तय किया था, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थी, कि जनाब ये 111(4) के तहत जो रेमिटेंसेज आती हैं ये जाली हैं, इससे नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने कंडीशन लगाई थी कि 1 करोड़ से ऊपर की जो रेमिटेंस होगी हम उस पर तहकीकात करेंगे। PTI ने कहा था नहीं, हमने उसको 50 लाख कर दिया, कम करके इसको खत्म करना था। इन्होंने इसको 50 लाख से 3 करोड़ कर दिया। और इसका मतलब ये कि काला धन पैदा होगा, सरमाया बाहर जाएगा। तो ये जो इजाफा किया है रेमिटेंस, ये तो पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है आपने। यानी मुस्लिम लीग नून ने भी कहा था, PTI ने भी कहा था, उसका नतीजा ये हुआ कि सरमाए का फरार हो जाएगा। इसको तब्दील करने की जरूरत है और बाकी जो नया बजट है उसको उसूलों के मुताबिक बनाए। अब भी कुछ गया गुजरा नहीं है, आज भी हम संभाल सकते हैं, लेकिन अब तब्दीली की जरूरत है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा जिस तेल का हम सभी इंतजार कर रहे थे, 12 उस पर बात हो रही थी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक टीवी पर आते हैं, अवाम को खुशखबरी सुनाते हैं और वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा अवाम को। अब रूस से वो कराची की बंदरगाह पर भी पहुंच चुका है। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो तेल की कीमतें हैं उस पर कोई अच्छा खासा फर्क पड़ता आपको नजर आ रहा है? आपसे एक बात बता दूं, हर चीज में ये सब नहीं करना चाहिए। जो हमने रूस के साथ एक मुआहदा किया है, ये एक अच्छी चीज इसलिए है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमें रूस से ताल्लुकात बढ़ाने हैं। तो ये तो हमने कर लिया। अभी मेरा ख्याल है चंद दिनों के बाद दूसरा जहाज भी आ जाएगा। अभी उसके बाद ये रिफाइनरी जाएगा। अब रिफाइनरी की लैब रिपोर्ट आएगी कि ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है या कितने फायदेमंद नहीं है। अब ये रिपोर्ट आनी है। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है, मैं इसकी तारीफ इसलिए करूंगा कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, लेकिन खामखा अवाम को इतनी ज्यादा उम्मीदें ना दिला दें कि इसकी वजह से पेट्रोल की में कोई बड़ी कमी आने वाली है। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ये मुआहदा ही हो गया है, ये भी एक अच्छी चीज है आइंदा के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की अवाम के लिए ये बेहतर चीज हुई है। हम चंद मुल्कों पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसको इसी नजर में देखें। इसको ये ना कहें कि जी बड़ा फायदा हो जाएगा, इसलिए कि जब नहीं होगा तो अवाम मायूस होंगे। एक अच्छी चीज को खराब ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, और जो बहुत से हमारे इदारे ऐसे हैं जो हम सुनते हैं कि बड़ा उनका अरबों में नुकसान है, खसारा है, उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ हुकूमत क्यों नहीं जाती? क्या मसला है प्राइवेटाइजेशन में? देखिए, उसकी 2 वजूहात हैं। असल जो आपके नुकसान में चलने वाले हैं वो प्राइवेटाइज हो ही नहीं सकते जब तक उनको ठीक ना किया जाए। स्टील मिल को कोई नहीं खरीदेगा, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। लेकिन मसला एक और है, हमने इस पर मैंने बहुत काम किया। PIA है, आप ये देखें जरा, 1 मिनट के लिए सोचें, नुकसान में जा रहा है। अरे भाई, PIA के पास गारंटीड बिजनेस है। तो पाकिस्तानी जो बाहर हैं वो भी PIA से आते जाते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, उम्रे का है, हज का है, इतना बड़ा बिजनेस है। ठीक है, इस कौमी इदारे को मुनाफे में ना लाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अब कौमी भी अगर आप बाहर देंगे तो हम क्या सिर्फ टेक्सटाइल और चमड़े के लिए पैदा हुए? ठीक है, इसको तो अपने आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान और वेलकम डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन। वेलकम एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एप्सेप की दावत पर।
यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन ब्रदर इस्लामी मुल्क तुर्किया में इंतहाई कदर की निगाह से देखे जाते हैं और अगर हम ये कहें कि जो पाक तुर्क दोस्ती है उसमें भी एक बड़ा अहम कलीदी किरदार है। बिल्कुल आपने सही कहा अनवार, दुनिया में हायर एजुकेशन की बात की जाए तो उसके फ़रोग के लिए जिस कदर ये काम कर रहे हैं ये उनकी एक मुनफरिद पहचान है और उनकी हमेशा ही कोशिश रही है कि दुनिया के अंधेरों को ख़त्म करके आला तालीम ही एक ऐसा वाहिद हथियार है जिससे हम दुनिया को रोशनी की किरण मुहैया कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस पर चलते हुए हम एक दूसरे के तालीमी मैदान में जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनकी रिसर्च है उससे बहुत सीख सकते हैं और ये पहला मौका है कि प्राइवेट सेक्टर की सतह पर इतना बड़ा स्टेप लिया गया है। तो इस दौरे के जो दूरस्थ नताइज हैं वो भी बरामद होंगे जिसका क्रेडिट बिलाशुबा एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान एप्सिप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर सुमेरा रहमान को जाता है। बिल्कुल, और जिनकी खुसूसी काविशों से डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन शहर लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ बराह रास्त पाकिस्तानी तालीमी माहिरीन से बातचीत की कि किस तरह पाकिस्तान यूरोप, एशिया और दीगर ममालिक के तालीमी मैदान में तलबा को आगे बढ़ने के मौके पैदा कर सकता है। बेशक पाकिस्तान में बहुत कैपेसिटी भी है और इस हवाले से अब काम भी हो रहा है। हम उन्हें अपने चैनल और जिंदा दिलाने लाहौर की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन हमारे साथ मौजूद हैं, सदर यूरेशियन यूनिवर्सिटीज़ यूनियन, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी अब्दुल खालिक, MD नई बात मीडिया नेटवर्क। तो सबसे पहले डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन से बात करते हैं। सर, वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम टू लाहौर। ये आपका पहला विजिट है पाकिस्तान का, लाहौर का। कैसा लगा आपको पाकिस्तान, लाहौर और लाहौर वाले? Öncelikle bizi burada misafir ettiğiniz için sizin şahsınızda bütün Pakistan halkına, Lahor'daki değerli izleyicilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'den selamlarımı ve Türkiye'nin muhabbetini getirdim. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी है, ठीक है, और टर्की की तरफ से मैं सब आपके वसीले से मैं सबको सलाम पेश करना चाहूँगा। Biz Türkiye ile Pakistan kardeşlikten öte, dostluktan öte bir birlikteliğimiz var. Et ve kemik gibi birbirimizden ayrılmamız mümkün değil. पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो एक दोस्ती से अगले लेवल की एक हम चीज़ उसको समझते हैं और जैसे एक मांस का बोटियों के साथ ताल्लुक होता है, इसका इसी तरह ही ताल्लुक है पाकिस्तान का टर्की के साथ। Bugün Pencap Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştum ve onlara şu soruyu sordum. Neden Pakistan'la Türkiye et ve kemik gibi birbirinden ayrılmaz? Kim biliyorsa dedim ona burs vereceğim. Ve bir öğrenci elini kaldırdı. Muhammed, ismi Muhammed, ve cevabı bildi. Çünkü dedi Kurtuluş Savaşı'nda Türkler savaşırken Pakistanlı genç kızlar ve hanımlar bileziklerini ve küpelerini çıkararak Kurtuluş Savaşı'nda Türklere gönderdiler yardım etmek için ve ben de ona bursu verdim. Yani Türklerle Pakistanlılar bu kadar birbirine yakın. अभी यहाँ आने से पहले हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का भी विजिट था, वहाँ पे मैंने यही सवाल बच्चों से भी पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो पाकिस्तान और तुर्की का जो ये भाईचारा है और जो ये दोस्ती है ये इतनी नेक्स्ट लेवल क्यों है। तो इसके ऊपर और मैंने एक बच्चे ने मुझे इसका जवाब दिया, मोहम्मद मतीन उसका नाम था, और मैं उसने जब मुझे जवाब दिया तो मैंने उसके जवाब के बदले मैंने उसे इस्तांबुल आइडिन यूनिवर्सिटी में उसे मास्टर्स की स्कॉलरशिप के लिए मैंने उसे ऑफ़र की। उसका जवाब ये था कि जिस वक्त टर्की और पाकिस्तान, टर्की जब एक हार्ड टाइम से गुजर रहा था तो उस टाइम पाकिस्तानी खवातीन और लड़कियों ने अपने जेवर बेच के टर्की की आर्मी की हेल्प की थी। उस चीज़ को टर्किश लोग कभी भी भूल नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब, दुनिया से अंधेरों के खात्मे के लिए हायर एजुकेशन का आप क्या समझते हैं, क्या रोल है, कितना किरदार अदा करी हायर एजुकेशन? Tabii biz ayrıca Superior Üniversitemizin de içinde bulunduğu Avrasya Üniversiteleri Birliği diye dünyanın çok farklı ülkelerinden 120 üniversitenin oluştuğu bir birliğimiz var. अभी जो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके और जो हमारी जो यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ मिलके मोर देन 100 जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलके हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। Bu birlikle dünyadaki eğitim gelişmelerini, eğitimdeki yenilikleri takip ediyoruz. इस सब वर्किंग के पीछे हम सब इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके
हम इसको किस तरह हम ये जो अंधेरे हैं दुनिया के इनको कैसे खत्म कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है। Burada tabii çok önemli konular, çok önemli iki konu var. यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं Bunlardan bir tanesi ezber eğitimden uzaklaşmak lazım. Ezberci eğitimi bırakmak lazım. जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो एक सिर्फ रटा सिस्टम है और जो सिर्फ स्टडी ही है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। Tatbik etmek, yani insan üniversitede öğrendiği bilgiyi aynı zamanda tatbik etmesi lazım. Onu yaşaması lazım. जो वो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल जोन है वो बहुत ज़रूरी है। Tabii eğer bilginin ekonomik bir değeri yoksa onu çöpe atabilirsiniz. अगर इसका एजुकेशन का कोई इसका फ़ायदा नहीं है, वो उससे रिलेटेड नहीं है, तो उसको चाहे आप ज़ाया कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। Biz Avrasya Üniversiteler Birliği olarak içimizde üretmiş olduğumuz eğitim teknolojilerini, eğitimdeki yeni yöntemleri, yeni metodolojileri, yeni yaklaşımları bu coğrafyadaki üniversitelerimizde paylaşıyoruz. हम जो अपनी रसिया यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपनी वर्किंग करते हैं, देखते हैं और न्यू मेथोडोलॉजी के ज़रिए चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और वो एक्सपीरियंस हम वो यहाँ पर भी हम शेयर कर रहे हैं। Pandemi döneminde çok yakın bir işbirliği yaptık Avrasya Üniversiteler Birliği olarak. कोविड के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में हमने इन चीज़ों को देखा और इन चीज़ों को नोट किया। Eğitim orada yüz yüze olmaktan online eğitime dönüştü. उस टाइम हमने देखा कि वो फेस टू फेस से जो है वो ऑनलाइन साइट पर आ चुकी थी। Ve eğitimdeki teknolojinin önemi ortaya çıktı. और एक जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे सामने आई उस टाइम। İnşallah bu çalışmalarımızı Pakistan'da da hem süper üniversitemizde hem diğer üniversitelere devam ettiriyoruz. अब यही जो सा एक्सपीरियंस है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी और बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में भी हम इसको जो शेयर है अपना वो करते रहेंगे इंशाल्लाह। चौधरी अब्दुल खालिक साहब भी हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद है, तो उनसे भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगी। खालिक साहब, आला तालीम ही मुल्की तरक्की के लिए ज़ामिन है, यही तालीम है जो हमारे मुआशरे को, हमारे मुल्क को, नौजवानों को अंधेरों से निकाल कर एक उनके लिए उम्मीद की किरण या रोशनी पैदा कर सकती है। आप आला तालीम की अहमियत को किस तरह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। नई बात मीडिया ग्रुप का, न्यू टीवी का, आप लोगों का कि इतने अहम टॉपिक पे आप लोगों ने आज की ये जो नशिस्त है उसको रखा। तो जैसे आप कह रही हैं बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और ये तो इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक है जिसमें लिखा हुआ है कि इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो उस दौर में चीन जो था वो जस्ट लाइक ऐसे था जैसे अमेरिका या तो इसमें कोई डाउट नहीं कि सुपीरियर जो हमारा ग्रुप है उसका मकसद ही यही था कि कैसे पाकिस्तान को हम सुपीरियर और सुप्रीम बना सकते हैं। यानी सुपीरियर ग्रुप जो है माशाल्लाह हमारे जो बिलव्ड प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब, उनका विजन ही यही था कि सुपीरियर इस वजह से बनाया गया टू फैसिलिटेट सुपीरियर ह्यूमन बीइंग्स, और कैसे हम इन अंधेरों को दूर करके और होप जो है अपनी नौजवान नस्ल के अंदर पैदा कर सकते हैं। और आपने देखा है कि सुपीरियर जो है वो ना सिर्फ आला तालीम के ऊपर बल्कि वो तरबियत ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एम्फसिस करता है। और इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है सुपीरियर यूनिवर्सिटी और पूरे पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ इंशाअल्लाह ताला एक उम्मीद की किरण है। और हम ये जो हमारे पास नौजवान नस्ल आती है इंशाअल्लाह ताला उनको एक अच्छे कैरियर्स, अच्छे पाथवेज और एक अच्छी एजुकेशन देंगे, जिसकी वजह से ये इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप तकदीर बदलना चाहती हैं, अगर आप सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना चाहती हैं या जाना चाहती हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एजुकेशन। अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो कोई पॉलिटिकल जमात, कोई बंदा तब्दीली नहीं ला सकता, सिर्फ ये एजुकेशन है जो कि तब्दीली चेंज कर सकती है। मैं यही समझता हूँ कि अगर आपने अंधेरे दूर करने हैं तो डेफिनेटली उसके लिए एजुकेशन, और एजुकेशन भी ऐसी एक फॉर्मल एजुकेशन होती है और एक एजुकेशन विद ट्रेनिंग होती है, विद पर्पस होती है। मैं यही कहूँगा कि अगर तमाम यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमारे पास बहुत एक लेजेंड एजुकेशन में माशाल्लाह मोर देन 50 years ही सर्व इन एजुकेशन सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड माशाल्लाह सर जाती हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ही इज़ हेयर। तो माशाल्लाह इन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को खिताब के दौरान, इसी तरह पूरे डीन सबको यही कहा कि कैसे हम जो है वो डेवलप नेशंस हैं उनका मुकाबला कर सकते हैं और अंधेरों को दूर कर सकते हैं और
इनलाइटन पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद। खालिद साहब, पहले तो हम ये बस ये ट्रेंड देखते थे कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, कि जब बच्चे वहाँ से फारिगुल तहसील होते थे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेते थे, तो उसके बाद वो जॉब सीकर होते थे। अब हम देख रहे हैं कि सुपीरियर का जो रुझान है वो जॉब क्रिएटर्स बना रहे हैं, क्रिएटर्स बनाए जा रहे हैं। 3U1M एक प्रोग्राम है सुपीरियर का, उस पर हम देखते हैं बहुत बात होती है। कोई यूनिवर्सिटी पहले ये कर ही नहीं सकी। बस बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुपीरियर ऑलवेज ईयर 2000 में हमने इसकी फाउंडेशन रखी थी। उस वक़्त से हम इस यानी जदोजहद में और इसकी माशाल्लाह इनोवेशंस के अंदर काम कर रहे हैं। और यही हमने सोचा कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम तालीम है, जैसे अभी सर बता रहे थे कि वो सारा एक रटा सिस्टम के ऊपर था। तो स्टूडेंट आया है, उसको 20 सवाल याद करवा दिए, 30 सवाल याद करवा दिए, उसके बाद पेपर हो गया और वो स्टूडेंट चले गया। और फिर क्या होता था कि स्टूडेंट के पास एक पीस ऑफ पेपर होता था। आई एम सॉरी, प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं, प्रैक्टिकली भी, और वो उसके अंदर इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता था कि इंडस्ट्री आपकी कौन सा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट या इंजीनियर या डॉक्टर या सपोज एरोनॉटिकल इंजीनियर चाह रही है। तो इस वजह से सुपीरियर ने ये जो भी आप फरमा रहे हैं 3U1M या 4U1M, वो इसी वजह से शुरू किया कि 4 साल या 3 साल बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और 1 साल बजाय इसके कि जब वो डिग्री कंप्लीट करे और फिर बाहर जाए, हम उसे ड्यूरिंग स्टडी सैटरडे संडे को उसकी क्लासेस करवाते हैं, वो भी प्रोफेशनल से। और वो उस साल में जो उसने 1 साल बाद या 2 साल बाद में जदोजहद करनी है और फिर उसने जॉब लेनी है। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी आपने की कि हम जॉब क्रिएटर्स पैदा कर रहे हैं, हम बच्चों को कह रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर। तो इसमें जो हमारी डायरेक्टर है प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान, उनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और शी स्टार्ट दिस 10 years बैक, ऑलमोस्ट 12 years बैक। और उस वक्त बड़ी रेजिस्टेंस थी, हर कोई कह रहा था कि कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उनकी अंत तक मेहनत है, स्ट्रगल है और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे चेयरमैन साहब की सपोर्ट है। मैं कहता होता हूँ अक्सर कि हम सब जीरो हैं, तो जब चेयरमैन साहब अब्दुर्रहमान साहब लगते हैं तो 1 हो जाता है, वो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस हो जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज सुपीरियर यूनिवर्सिटी के जो माशाल्लाह हर साल 20-25 हज़ार स्टूडेंट निकलते हैं, वो जॉब सीकर नहीं होते बल्कि जॉब क्रिएटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और एंटरप्रेन्योर होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मुस्तफ़ा आइदन से मैं जानना चाहूँगी आप लोगों के लिए भी कि पाकिस्तान का पहला विजिट है आपका, तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन का मयार है वो किस तरह से आपको लगा, खासकर जो हायर एजुकेशन है उस हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? और आपकी नज़र में दुनिया में तालीम के लिए पाकिस्तान किस तरह से आप कैसे देखते हैं? Ama dünyanın her yerinde Pakistan'ın tıp alanında, teknoloji alanında, sosyal alanda onlarca, yüzlerce bilim insanı var. और इसमें हमने देखा कि पाकिस्तानी जो उनसे है ना, वो डिफरेंट चैनल्स में, एजुकेशन में, साइंस में वो बड़े इसमें एक्सपर्ट हैं लोग। Ve dünyanın en ünlü üniversitelerinde çalışıyorlar. और दुनिया की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटीज में वो काम कर रहे हैं। Yani A gibi, Harvard gibi, MIT gibi, Columbia gibi, Sorbonne gibi, buralarda onlarca, yüzlerce Pakistanlı hoca var. इसमें मोर देन हंड्रेड्स जो उनसे हम देखें जो टीचर्स प्रोफेसर हैं जो MIT में और डिफरेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। Artık dünyanın siyasetine de yön veren Pakistanlılar var. आजकल आप देखें तो सियासी लिहाज से भी जो है ना पाकिस्तान है जो लोग डायरेक्शन सेट कर रहा है। Dolayısıyla eğitim hiçbir ülke için çok güzel tamamlandı diyemeyiz. इसलिए हम सिर्फ किसी भी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ फाइनल चीज नहीं कह सकते। Eğitim sonsuz, ucu bucağı gözükmeyen bir mesafeye doğru gidiyor. जो एजुकेशन है वो एक लिमिटसिस चीज है, ठीक है, उसकी कोई इसकी बाउंड्री नहीं है उसकी। Şu andaki bilgimiz yarın yanlış oluyor. आज जो इंफॉर्मेशन है मे बी कि वो कल जो उनसे वो गलत हो जाए, Eski bilgi oluyor. वो एक पुरानी चीज है। Bugünün doğrusu yarının yanlışı oluyor. मे बी जो आज चीज आपको सही लग रही है वो कल गलत साबित हो Onun सकती için है। eğitimciler sürekli dünyayı takip etmemiz lazım. इसलिए जो रिसर्चर हैं वो हमेशा जो उनसे ना इसको वो फॉलो करते हैं। Pakistan'da da çok değerli, güzel üniversiteler var. पाकिस्तान में बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं Kendini geliştiriyor. जो अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं, Dünyaya açılıyor. जो रिसर्च कर रही हैं दुनिया को देख। Biz Pakistan'a daha çok uluslararası öğrenci getirmeye çalışmamız lazım. हम उन्हें भी चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जो डिफरेंट
स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर आए। Bu çok önemli. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Bu konuda özel bir strateji izlemekte fayda var. इसमें बड़ी एक हमारी स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर देखने हमने। Evet, ben çok teşekkür ediyorum burada olduğum için. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, बाकी सवाल तो चलते रहेंगे साथ साथ, आपने यहाँ की जो डिशेस हैं, खाने हैं, वो ट्राई किए हैं और उसके साथ साथ कोई थोड़ी सी उर्दू सीखी है या कोई उर्दू के वर्ड्स आपको आते हैं? Tabii Urduca'da birçok kelime var. Türkçe, Urduca, Farsça, Arapça, bu diller birbirine çok kelime verdi, kelime aldılar. हाँ, जो उर्दू लैंग्वेज है इसके बहुत से वर्ड्स हैं जो उनसे सेम है, जो हमारे टर्किश के साथ, फारसी के साथ जो उनसे बड़े मिलते हैं। Yemeklere gelince yemek önemli değil. अगर आप खाने की बात कर रहे हैं तो खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Dostluk önemli, kardeşlik önemli. जो फ्रेंडशिप है, जो भाईचारा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। Ama yemek kültürümüzde de birbirine çok benziyoruz zaten. लेकिन अगर हम खाने के कल्चर की भी बात करें तो हमारी बड़ी चीजें ना रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से। Dostluk olunca bütün yemekler cennet yemeği olur. अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के खा रहे हैं ना, तो जो भी खाना होगा ना वो जैसे जन्नत का खाना है वो लगता है आपको। Dostluk yoksa yemeğin ne önemi var? अगर आपकी फ्रेंडशिप नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा तुर्की जाना हुआ और वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ के लोग बहुत प्यारे लगे और वहाँ के लोगों का जो इकबाल के लिए मोहब्बत है वो मुझे बहुत मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव था, उनका ये जेस्चर। प्लस पाकिस्तान में जो टर्किश ड्रामाज हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ एक पूरा चैनल है जो डेडिकेटेड है टर्किश ड्रामाज के लिए। मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, आपका यहाँ पर विजिट है, आपको यहाँ का कल्चर, मेहमान नवाजी भी कैसी लगी, ज़रूर जानना चाहूँगी। Yani tabii bugün özellikle ben teşekkür ediyorum hanımefendiye sorusu için. Özellikle son 10 yıldan beri Türk dizileri bütün dünyada çok yaygın şekilde izleniyor. लास्ट बल्कि थैंक यू सो मच, आपने जो ये क्वेश्चन से पूछा है। अब लास्ट 10 ईयर से हम देखें ना तो टर्किश ड्रामे जो थे ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो थे ना बड़े फेमस हो गए हैं। Ben sık sık çok seyahat ediyorum ben. मैं अक्सर मैं विजिट करता रहता हूँ डिफरेंट कंट्रीज। 2 ay önce Venezuela'ya gittim. 2 months बैक ये जो थे ना वेनेजुएला गए हुए थे। Maduro ile buluştuk. Maduro bir heyetle gittim oraya. Maduro ile buluştuk. वहाँ पे एक Maduro President of Venezuela. अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला से इनकी मुलाकात हुई। Maduro bana dedi ki diriliş nasıl gidiyor? उन्होंने मेरे से पूछा कि दिल्ली एरतुगरुल कैसा चल रहा है वो ड्रामा। Bu bunun için güzel bir örnek. इनकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर इस के सदर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो it means they see this कि वो ड्रामा बिल्कुल ऐसी है, ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, फिर पाकिस्तान में जिस तरह से हमने वो देखा। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह फरवरी में यूरी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर एप्सप जो था वो नुमाइंदगी कर रहा था। आइडन यूनिवर्सिटी के साथ जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप क्या समझते हैं सुपीरियर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उससे कितना फ़ायदा होगा? और ये जो एजुकेशन डिप्लोमेसी है, एजुकेशन एक पॉलिसी है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब की, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? वो तो बड़ी स्पीड में नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, माशाल्लाह। असल में ये सब कुछ जो है ना, ये नीयतों से है। जो हमारे चेयरमैन साहब हैं अब्दुल रहमान साहब, वो यानी सुपीरियर से भी ज़्यादा जो चीज़ उनके लिए इम्पोर्टेंट है वो पाकिस्तान है और उम्मत मुस्लिमा है। कि उनका ये यानी एक विजन है कि वो ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है उसके ऊपर काम किया जाए। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि टर्की जो है वो माशाल्लाह यूरोप के बिल्कुल ध्यान पे है और इस वजह से टर्की बहुत जल्दी जो है वहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं और वो लोग उनकी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त रिसर्च के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर और ख़ास तौर पे एडन यूनिवर्सिटी माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की जो यूनिवर्सिटी है उसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस माशाल्लाह जैसे सुपीरियर में लातादाद प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी भी इस तरह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम वहाँ पे कर रही है। तो जब हमारे स्टूडेंट्स या चीज़ें वहाँ पे कल्चर एक्सचेंज के थ्रू और स्टूडेंट एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बड़ी लर्निंग उनको मिलती है। और उस लर्निंग की वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अपने लास्ट क्वेश्चन में, जैसे मैडम ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या वो लर्निंग आउटकम होती है या आप क्या इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, तो बिल्कुल जब हमारा स्टूडेंट वापस पाकिस्तान आता है, माशाल्लाह सुपीरियर का स्टूडेंट जो है वो
जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप और टर्की में डॉक्टर साहब की यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को 2 सेमेस्टर्स के लिए, 3 सेमेस्टर्स के लिए जब भेजते हैं, जब वो स्टूडेंट वापस आता है तो वो वहाँ का कल्चर सीख के आता है, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेके आता है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और इसी तरह हम टीचर्स को भी भेजते हैं। तो ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है ना जी, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा करें और चेंज और स्टूडेंट्स और पाकिस्तान जो है उसकी पर कैपिटल इनकम के इजाफा हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खालिद साहब, आपने बड़ी वैलिड और बड़ा आपने अहम पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया, और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब से भी मैं वही सवाल करूँ। दुनिया में वो खित्ते, वो ममालिक, उनको बड़ी अहमियत हासिल है जिनकी एक हिस्ट्री है, जिनकी एक तारीख है, और अगर टर्की की हम हिस्ट्री देखें तो वो बड़ी रिच है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तुर्किया में, जिनको पढ़ने का, एक तो मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से मौके हैं उनके लिए, और जिस तरह से आपने बात की कि तालीम के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर और history और कल्चर, जो ये एक चीज़ एक्सचेंज हो रही है, ये बड़ी ज़बरदस्त है स्टूडेंट्स के लिए। Tabii ki yani Türkiye, öncelikle bu güzel düşünceleriniz için çok teşekkür ediyorum. सबसे पहले मैं इस आपकी थिंकिंग के ऊपर मैं बड़ा थैंक्स करना चाह रहा हूँ आपका। Tabii 2000 yıllık bir tarihi var. 2000 yıllık bir tarihi var. तकरीबन 2000 की इनकी हिस्ट्री है, 2000 ईयर्स की। Kendi arabasını yapıyor, kendi otomobilini yapıyor, insansız hava aracını yapıyor, insansız savaş uçakları yapıyor artık Türkiye. इस टाइम ऑटोमोटिव सेंटर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में इनकी बड़ी प्रोमिनेंट इनकी चीज़ें चल रही हैं, और ऑटोमेशन जो कार्स हैं उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। Türkiye bir şey başardı. तुर्की में एक बड़ी जो सक्सेसफुल चीज़ है, Halk siyasetin önüne geçti. जो अवाम है ना, वो सियासत से ऊपर चली गई है। Halk önden gidiyor. जो अवाम है वो आगे चली गई है, Politikacılar arkadan gidiyor. और जो पॉलिटिशियंस है ना वो पीछे हैं। अब Politikacılara halk yön veriyor. अब वो जो उनसे ना वो उनके पीछे हैं, उनको Bu çok önemli. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Bir diğer konu एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, artık eğer eğitimsiz hiçbir şey olmadığının farkında. विदाउट एजुकेशन जो उनसे ना वो कोई चीज़ भी नहीं होती। İnsanlar ceketini satıyorlar, eğitimini alıyorlar ama. लोग वहाँ पे अब कुछ भी जो एक बीच से होते हैं वो सेल कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, फरवरी में जो इस्तांबुल में यूरी कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ पर देखा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ गई हैं, दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कोऑर्डिनेशन हुई है, मुख्तलिफ एक्सचेंज प्रोग्राम हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, पाकिस्तानी पवेलियन वहाँ पर पहली बार लगाया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? Orada ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Pakistan'dan 20'ye yakın üniversite geldi. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne yürüye. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। तकरीबन 20 के करीब जो है ना यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। Oradaki üniversiteler dünyadaki diğer üniversitelerle çok yakın işbirlikleri yaptılar. वहाँ पे बहुत सी डिफरेंट जो कंट्रीज से आई हुई थी यूनिवर्सिटीज, उनके साथ जो उनसे इनके MOU साइन हुए। Çok yararlı bir toplantı oldu. बड़ी इफेक्टिव और बड़ी बेनिफिशियल वो मीटिंग हुई। Ama bütün Türkiye'yi duygulandıran önemli bir olay da oldu orada. लेकिन वहाँ एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ, वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। O toplantıyı biz hemen depremden sonra yaptık. वो जो उनसी मीटिंग थी ना, वो जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया था उसके फौरन बाद वो हुई थी वो। Türkiye biliyorsunuz 60 bin insanımızı kaybettik. आपको शायद आपने सुना ही होगा जो टर्की में अर्थक्वेक आया था। जी जी बिल्कुल। उसमें तकरीबन कोई 70,000 लोग, 11 şehrimiz çok ciddi hasar gördü. तकरीबन 11 शहर जो उनसे है ना, उनके वो बिल्कुल नुकसान हुआ उनको। Kardeşim, çok vefakar dostum kardeşim Abdurrahman'ın öncülüğünde Süper Üniversitesi'nin presidentinin önderliğinde 20 üniversite geldi oraya. वहाँ पे जो है ना, इसके बाद तकरीबन 20 जो से हमारे भाई हैं अब्दुर्रहमान साहब, Ve aralarında bir para topladılar. इन्होंने एक डोनेशन यहाँ पे इकट्ठी की उसके लिए, Ve onu orada deprem bölgesine yardım olsun diye bize takdim ettiler. और वहाँ पे इन्होंने जो इफेक्टेड एरियाज हैं उसके लिए डोनेशन इकट्ठी करके वहाँ पे हमें दी। Biz de şimdi deprem bölgesinde bir open kampüs kurduk, açık bir kampüs kurduk. वहाँ पे जो इफेक्टेड एरिया, वहाँ पे हमने एक कैंपस ओपन किया अपना। Oradaki insanlara hizmet veriyoruz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak. वहाँ पे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं उस कैंपस के थ्रू।
Oradaki okulun bir tanesine Pakistan ismini verdik. और वहाँ पे जो हमने एक स्कूल बनाया है वो पाकिस्तान का जो है हमने उसका नाम दिया है वहाँ पे। जबरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त जिस तरह से वो एक्सपीरियंस भी अपना शेयर कर रहे हैं कि जब यूरी कॉन्फ्रेंस वहाँ पर हुई है तो पाकिस्तानी डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद था, एप्सिप के नुमाइंदगान तमाम मौजूद थे और फिर जल्जला आया हुआ था और पाकिस्तानी जो दिल थे, पाकिस्तानियों के दिल हैं, वो यकीनी तौर पर वो अभी भी धड़कते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त और फ्रूटफुल गुफ्तगू रही डॉक्टर मुस्तफ़ा आइडन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। चौधरी अब्दुल खालिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम प्रोग्राम में ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। आपको दोबारा स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब क्रिकेट के मैदानों से बड़ी खबर है और ये खबर मीडिया के जराए से आ रही है। भारत समेत दीगर जो बोर्ड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल एशिया कप 2023 के लिए कबूल कर लिया है। तो एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसके मैचेस की मेज़बानी पाकिस्तान ही करेगा। ताहम हतमी ऐलान एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। ये मामला बहुत देर तक चलता रहा। पाकिस्तानी एशिया कप के 4 मैचेस की मेज़बानी लाहौर के तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में करेगा, जबकि बकिया 9 मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। और अगर इवेंट का फाइनल में भारतीय टीम आती है तो फिर फाइनल भी श्रीलंकन सरजमीन पर ही होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट, बांग्लादेश बोर्ड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड से रब्ता शुरू कर दिया है और इन चारों बोर्ड्स को अगस्त में पाकिस्तान आकर से मुल्की या फिर 2 तरफा सीरीज खेलने की पेशकश भी की है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत ने हमें ज्वाइन किया। नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान हाइब्रिड तजवीज़ कबूल हो चुकी है, आपको लग रहा है कि मामला मुकम्मल तौर पर सॉर्ट आउट हो चुका है? देखिए, अभी आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 से 3 मरतबा ऐसा हुआ कि कभी हाइब्रिड मॉडल मंजूर हो गया, फिर हाइब्रिड मॉडल मंजूर नहीं हुआ, इस तरह की खबरें आती रही है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी जीत होगी और ये बड़ी जीत है अगर आप देखेंगे, क्योंकि इंडिया बहादुर जिस तरीके से डोमिनेट करता है वर्ल्ड क्रिकेट पे, आप उनके अगेंस्ट चले जाएं, आप उनके अगेंस्ट जाके अपनी बात बनवा लें, कि बहुत बड़ी जीत मैं करार दूंगा। यहाँ पर नजम सेठी साहब ने बहुत बेहतर अंदाज से अपने कार्ड खेले। देखिए, हमारे पास हमारी ताकत कोई नहीं है। अगर बहुत सारी चीजों में हमें शायद बैकफुट पे जाना पड़ जाता। एशिया कप अगर कंप्लीटली पाकिस्तान से जाता, उन्होंने बड़ी अच्छा एक अपने कार्ड को खेला कि अगर कंप्लीटली एशिया कप बाहर जाता है तो फिर पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो हाइब्रिड मॉडल का मंजूर होना, फिर देखिए ना कितनी सारी चीजों को उन्होंने खूबसूरती के साथ जोड़ा। मैं मुबारकबाद दूंगा सेठी साहब को। उन्होंने 2-3 चीजों को तरीके के साथ जोड़ा, वर्ल्ड कप को जोड़ा, चैंपियंस ट्रॉफी को जोड़ा, आईसीसी के ऑफिशियल्स को बुलाया, उनके जरिए प्रेशर डाला। तो बड़ी अच्छी उनकी हिकमत अमली रही। और मैं फिर कहूँगा यही चीज के ये थोड़ा सा हमारी प्राइड का मामला हो गया था हमारी कौम की, और वो प्राइड हमारी अल्लाह ने रखी। अगर ये बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इट इज 90% कंफर्म, ठीक है, कि आप यही होगा, हाइब्रिड मॉडल होगा और उसी के तहत होगा। तो वेरी वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जी। ठीक है, तो नसीम साहब, आप क्या समझ रहे हैं इस फैसले के बाद? तो फिर पाकिस्तान को भी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत अब जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला तय पाएगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप होगा, शायद 4 की जगह 5 मैचों की पाकिस्तान मेजबानी कर ले, एक सेकंड राउंड का मैच भी हो, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान को जाना है। देखिए, यही पाकिस्तान का प्लस पॉइंट था। शायद हम इतनी फाइट ही नहीं कर पाते अगर इस साल वर्ल्ड कप नहीं होता, ठीक है, और एशिया कप पहले नहीं होता। तो हमें जो फाइट करने का मौका मिला, उसकी वजह सबसे बड़ी यही थी कि हमारे पीछे जो है वो हमारे आगे वर्ल्ड कप इंडिया में होना था। ठीक है, आप देखिए अभी तक वर्ल्ड कप, कल रात को वर्ल्ड कप का टेंटेटिव शेड्यूल अनाउंस किया है, उन्होंने जो है वो उसको कंफर्म शेड्यूल जारी किया है, वरना वो शेड्यूल अनाउंस नहीं कर पा रहे थे। एशिया कप का फैसला नहीं हो पा रहा था। हालांकि ये एशिया कप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया कप सितंबर में, अक्टूबर में वर्ल्ड कप है जी, तो उससे बड़ी प्रिपरेशन हो नहीं सकती एशियाई टीमों की कि वो अपनी ही कंडीशन के अंदर तैयारी कर ले। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नसीम साहब, आप बाद में देख रहे हैं 2025 में फिर जो चैंपियन ट्रॉफी होनी है, ये तो फिर एक परमानेंट मसला है, तो पाकिस्तान के हक में फिर इसे कैसे मोड़ा जाएगा? क्योंकि इंडिया फिर शायद एतराज करेगा, वो तो आईसीसी का इवेंट होगा। आपको लगता है उस वक्त इंडिया एतराज कर सकता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी फिर पाकिस्तान नहीं आएगा? देखिए 2025 में भी बहुत टाइम है, अभी 2024 चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की भी आ रही है कि पाकिस्तान को शायद चैंपियंस ट्रॉफी से महरूम किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह की खबरें हैं कि जो नेक्स्ट ईयर वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड T20 होना था, वेस्ट इंडीज और अमेरिका जिसकी मेजबानी करेंगे 2024 में, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में, तो जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि शायद अमेरिका या वेस्ट इंडीज तैयार ना हो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड T20 के लिए। तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड से शायद कहा जाएगा कि आप वर्ल्ड T20 का इनेकाद करें और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए कहा जाएगा। देखिए इस सिलसिले में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है जुलाई में डरबन में, और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ये तजवीज भी इससे ब्रॉडकास्टर्स भी जो है ना वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। और मेरी अपनी जाती राय में शायद पाकिस्तान इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा, लेकिन ये भी प्रेशर में लाने की टैक्टिक्स है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का ताल्लुक इंडिया से है, क्रिकेट का ताल्लुक इंडिया से है, पैसे का ताल्लुक इंडिया से है, तो जाहिर है हम तो फिर देख रहे होते ना भाई बैठ के। लेकिन आप ये समझते कि पाकिस्तान इंडिया मैच अगर ना हो तो बेशक ब्रॉडकास्टर का ताल्लुक कहीं से भी हो, फिर उसको अपना भी नुकसान नजर आता है, तो वो भी नहीं ये चाहते कि किसी भी सूरत में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है वो मिस हो? देखिए एशिया कप में जो ब्रॉडकास्टर से राइट जो डील हुई थी, उस डील के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो इंडिया पाकिस्तान मैच था। ब्रॉडकास्टर्स के पैसे कहां से कवर होंगे? यहाँ पर तो जो है एशिया कप में तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी नहीं है, चले वर्ल्ड कप के अंदर वो मैच हो जाता है जो राइवल्स है, लेकिन जो सबसे बड़ी राइवलरी है वो पाकिस्तान इंडिया की। यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि इस एशिया कप में 2 से 3 मैच हो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान का मैच वन ऑफ द रीजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पीछे वो ये भी है कि ब्रॉडकास्टर्स के अपने बहुत सारे इश्यूज होंगे, वरना इंडिया बात तो कहते हैं ठीक है हम ठीक है खेल लेंगे, ठीक है पाकिस्तान आप बाहर बैठे, लेकिन फिर वो एशिया कप के अपने ठीक है फिर कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ सेट हुई है, ठीक है, चाहे वो आप एशिया कप और वर्ल्ड कप। जी ठीक है नसीम साहब, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन चुका है ऑस्ट्रेलिया, भारत को उन्होंने हराया है, और भारतीय मीडिया हम देख रहे हैं कि कल से ही अपनी ही टीम पर अपनी एक भड़ास निकाल रहा है, और सोशल मीडिया पर भी यही तबसरे किए जा रहे हैं कि आईपीएल में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिर जब पल्ले की टीमों के साथ इनका मुकाबला होता है फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग। 5 दिन पहले इंडियन प्रीमियर लीग खत्म हुई है और 5 दिन के बाद इंडिया को इतनी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा 209 रन की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। पहले तो यार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को मैं तो नहीं मानता, जहां पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही ना हो जी, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है? यहाँ देखे इंडिया वहां यहाँ पर भी कर रहे होते, लेकिन चलिए उससे हटकर अगर हम देखते हैं तो आईपीएल बहुत क्रिटिसाइज हो रहे हैं। रवि शास्त्री ने जो बात कही कि आप अपनी प्रायोरिटीज का आपको तयन करना होगा बीसीसीआई को कि आपके लिए भारत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रेंचाइज क्रिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आने वाला वक्त जो है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट जो सारे ओनर्स हैं भारत के, वो सारी दुनिया में टीम्स खरीद रहे हैं, और वो टीम खरीदने के बाद हर क्रिकेटर के साथ 7 से 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए अगर मुल्क को भी जरूरत होगी तो भी वो जो है वो बात करेगा फ्रेंचाइज से, और उसके बाद वो खिलाड़ी रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आईसीसी को सोचना होगा। भारत पहले अपनी हटदर्मियों से, अपनी इजारादारी की वजह से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अच्छी नजर से नहीं देखा जाता कि वो अपनी मर्जी से जो चाहेंगे फैसला करेंगे। देखिए पैसा आ रहा होता है, सब कुछ जरूर हो जाते, लेकिन अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा होता। लेकिन अब बीसीसीआई के बाद आईपीएल के ऑनर्स जिनका ताल्लुक भारत से, वो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, खिलाड़ियों को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो भारत के रिजल्ट तो ऐसे दुकान हुआ ओवल में कि आप वो 202 रन से हार गए, कि प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है प्लेयर्स के ऊपर।
जब वो समझते हैं कि हमारा बोर्ड इतना ताकतवर है तो वो फिर खिलाड़ी खेल नहीं पाते। ठीक है, आईपीएल से पहले जो जीता था इंडिया ने वर्ल्ड T20, उसके बाद वो जीत नहीं सके, कल भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जिस तरह का उन पे क्रिटिसाइज हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल है बीसीसीआई के लिए सोच का मकाम जरूर है कि वो क्रिकेट से पॉलिटिक्स को खत्म करे, वरना उनकी टीम जो है वो आपस में इंडिविजुअल तो शायद बड़े बन जाएंगे, टीम नहीं बन पाएगी जब वो इतना पैसा उनके पास होगा। हर जगह पे कोहली और रोहित शर्मा हो रहा होगा, तो फिर वो शायद खेल नहीं पाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।